आदाब, नमस्कार। द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही मौजूद हैं। वाटर गेट, बहुत सारे गेट आपने सुने होंगे जिनकी चर्चा पूरे देश भर में, विश्व भर में हुई है। लेकिन अब एक और गेट है जिसको लेकर के इजराइल में सनसनी मची हुई है और खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में, अरब कंट्रीज में भी काफी चर्चा है। वो है कतर गेट की चर्चा। बड़ी दिलचस्प कहानी है। फिल्मों में आप देखा होगा ना कि मतलब वो एक बेरूत फिल्म है लियोनार्डो डी कैप्रियो की, जो डीप स्टेट और फिर सीआईए और शिनबेद मोसाद ये सब इन्वॉल्व रहते हैं। ये असल की कहानी है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपको पता ही है कि जो पीस डील होके भी नहीं हुई हमास और इजराइल के बीच में, उसको मीडिएट कर रहा था कतर। अब इजराइल में कतर को लेकर के एक बहुत पॉपुलर ओपिनियन है कि कतर हमास का साथ देता है, हमास को पैसे फंड करता है। लेकिन कतर ने क्या किया नहीं किया नहीं पता, वो शाही साहब बताएंगे। लेकिन हम जो लोग जो फॉरेन अफेयर्स को दूर से पढ़ के समझते हैं, कहानी इतनी दिलचस्प है फिल्मों वाली कि नेतन्याहू साहब जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें आरोप है कि उन्हें उनके दो क्लोज एडवाइजर्स के जरिए कतर पैसा दे रहा था कि कतर की इमेज बिल्डिंग इजराइल में हो। तो सीधा सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू इनडायरेक्टली हमास से कतर के जरिए पैसे ले रहे थे? उनके दो सहयोगी, जिसमें उनके मीडिया कंसल्टेंट जॉनथन यूरिक और फॉर्मर स्पोक्सपर्सन एली फेल्स्टीन को पैसे दिए गए, और एक अमेरिकन लॉबिस्ट हैं, उन्होंने ये डील करवाई। अब दोनों को डिटेन करके पूछताछ हो रही है। यहां तक कि जेरूसलम पोस्ट के एडिटर हैं, वो भी कतर गए थे। उन पर भी आरोप है कि उन्होंने पैसे लिए इनसे और अच्छा अच्छा लिखा कतर के बारे में। अब बाकी की कथा बताएंगे शाही साहब। शाही साहब, मतलब ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कतर गेट की। तो कतर गेट समझाएं और कैसे नेतन्याहू साहब के पास पैसा पहुंचा है और शिन बेत क्या कह रहा है, वो सब आप हमारे दर्शकों को बताएं विस्तार में। जी सर, अभी कुछ दिन पहले ही एक दूसरे वीडियो में जिसमें जो हमने गाजा पे किया था उसमें शिनबेट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं उन दर्शकों के लिए जो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है। जिस तरह उर्दू अरबिक में शिन एक मात्रा होती है, एक कैरेक्टर होता है, और बेत मतलब बे, शिन मतलब तालव्य श, तो सिन बेत मतलब एस बी। जैसे हमारे इंडिया में आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसी तरह वहाँ जो इसराइल है वहाँ पे शिन बेत होता है, यानी एसबी सिक्योरिटी ब्यूरो। सिनबेत इसराइल का जो इंटरनल इंटेलिजेंस है उसकी सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसके बाकी जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसके मातहत हैं, उसके नीचे आते हैं। सिनबेत जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अभी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है, जो 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था हमास का, उसके बाद उसके कारणों को लेके एक कमेटी बैठी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसके बाद वो रिपोर्ट जो है अभी पब्लिक की गई है। इस रिपोर्ट में जो सबसे सनसनीखेज बात, एक आरोप जो है वो सिनबेत ने लगाया है। और मैं यहाँ पे बताता चलूं कि सिनबेत के केस में अगर उन्होंने आरोप लगाया तो उनके पास प्रूफ होगा, तभी वो आरोप वो नेतन्याहू के ऊपर में लगा रहे हैं। क्योंकि एक कंट्री के प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का उसके ही प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाना वो कोई आसान, कोई छोटी बात नहीं है। वो बिना प्रूफ के वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि दो तरीके से नेतन्याहू ने फेलिसिटेट किया है, कि किस दो तरीके से उन्होंने फैसिलिटेट किया है 7 अक्टूबर के हमले को। और उसमें वो बहुत डीपली जाते हैं, दोनों यानी दोनों जो कारण है उस पर बात करते हैं। तो पहला कारण ये है, वो शिनबेत एडमिट करता है कि ये हमला जो हुआ है वो इसराइल के अपने कारणों से हुआ है। जिस बात को हम बार बार अपने प्रोग्राम में कहते रहे हैं पिछले 1.5 सालों में, उस बात को इसराइल की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी एडमिट करती है कि ये हमले हमारे खुद के कारणों से हुए हैं। उनका ये कहना है कि नेतन्याहू गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, चाहे वो टेम्पल माउंट यानी मस्जिद अक्सा के नीचे वो जगह जिसको यहूदी, जो राइट विंग यहूदी हैं, वो कहते हैं कि हमारा टेम्पल माउंट है, चाहे उसको लेके पॉलिसी हो,
या वहां पे उसके स्वरूप को, यानी वो मस्जिद के स्वरूप को बदलने की पॉलिसी हो, चाहे वो जेल में बंद पैलेस्टीनियन कैदी जो हैं उनके साथ बुरा बर्ताव और टॉर्चर की का इशू हो, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म के पर्दे के पीछे ये जो राइट विंग इजरायली हैं उनका वहां के सुप्रीम कोर्ट पे कब्जे का कारण हो, ये तमाम कारण उन्होंने गिनाए हैं जिसके कारण कि जिसने फैसिलिटेट किया है, जिसने फैसिलिटेट किया है 7 अक्टूबर के हमले को। तो एक तो वजह ये गिनाते हैं। दूसरी वजह वो ये कहते हैं कि ये जो कतर के साथ कतर गेट स्कैंडल ये है कि कतर से नेतन्याहू बहुत सालों से पैसा ले रहे थे, और जो दो ऑफिसर्स के नाम आपने बताए अभी, योनाथन यूरिक और एली फेल्डस्टीन, इनके ये कतर के पेरोल पे थे, इनको पैसे दिए जाते थे कतर की इमेज बिल्डिंग के लिए इसराइल के अंदर में। लेकिन इसके अलावा एक और चीज वो रिपोर्ट कहती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिपोर्ट ये कहती है शिन बेत की कि कतर के थ्रू गजा में पैसे आते थे, क्योंकि गजा पे जैसा आपको पता है वो ब्लॉकेड है, तो उसके अंदर पैसा तभी आ सकता है जब वो इसराइल के थ्रू आए। तो कतर ने एक चैनल शुरू किया जिसके थ्रू वो इसराइल के थ्रू वो पैसा भेजता था, ताकि जो सिविलियंस हैं गजा के उनका जो है यानी उनके जो जरूरत है उनको पूरा किया जा सके। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो जो चैनल था ये तो शिन बेत के थ्रू आता था, यानी वो सारा पैसा जो है इसराइल के थ्रू आ रहा है, जिससे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजों पे वो पैसे खर्च हो रहे हैं। पर उन्होंने ये कहा कि एक दूसरा चैनल कतर ने क्रिएट किया जिसमें कि वो बिना इनके इंटेलिजेंस एजेंट्स के निगरानी के वो पैसा जो है वो आ रहा था, और उस पैसे को यूज करके हमास ने अपनी कैपेबिलिटीज जो है वो बिल्ड की, और उसी कैपेबिलिटीज के तहत उन्होंने 7 अक्टूबर वाला हमला किया। अब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि ये जो दूसरा चैनल था इसकी जानकारी नेतन्याहू को थी, उन्होंने पैसे आने दिए क्योंकि उनको भी कट मिल रहा था, यानी ये जो इनके जो गुर्गे हैं उनके थ्रू उनके पास पैसे आ रहे थे, तो उन्होंने ये दूसरा जो चैनल है उसको इग्नोर किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, और जो कंट्री की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी थी इंटरनल उसको इसके बारे में नहीं बताया। और ये पैसे जो हैं इससे एक जो है बिल्डिंग, यानी हमास ने अपने कैपेबिलिटीज को बिल्ड किया। तो ये अभी सबसे बड़ी जो एक सनसनीखेज खुलासा है वो शिन बेत की रिपोर्ट यहाँ पे कर। अभी इसको लेकर के काफी पूछताछ चल रही है, शिन बेत और वहां की एजेंसी पूछताछ कर रही हैं। नेतन्याहू ने जाहिर सी बात है कि इन सारे चार्जेस को डिनाई किया है, वो बोल रहे हैं कि उनके लोगों को डिटेन करके परेशान करने की कोशिश हो रही है। यहां तक कि जैसा कि हमने बात की कि जर्नलिस्ट जिविका क्लीन जो एडिटर इन चीफ हैं जेरूसलम पोस्ट की, उनसे भी पूछताछ हुई है। शाही साहब, ये जो नेतन्याहू हैं और ये जो शिन बेत आरोप लगा रहा है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा नेतन्याहू पर? वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। आप असर क्या देखते हैं इसका? जी देखें, एक इजरायली सोसाइटी के अंदर एक कश्मकश तो पहले से चल रही है, जो हम जिस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि एक जो सेकुलर इजरायली है, सेकुलर इजरायली से मुराद ये नहीं है कि वो ऑक्यूपेशन में बिलीव नहीं करते, वो भगवान में बिलीव नहीं करते, हालांकि वो इसमें बिलीव करते हैं कि भगवान ने उन्हें जमीन दी। ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है, लेकिन खैर वो सेकुलर इजरायली है, यानी वो ऐसे नहीं है कि वो साइनागॉग जाते हैं और उनका बड़ा कोई यहूदी धर्म के जो जो उनके जो रिचुअल्स होते हैं उससे कोई लेना देना है। दूसरा तबका वो राइट विंग अल्ट्रा राइट इजरायलीज का है, जो धार्मिक हैं, वो धार्मिक चीजों को फॉलो करते हैं, सबात को मानते हैं, कोसर मीट खाते हैं, इस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं। इनके आपस में इनको लेके एक इजरायली सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा तफरका पैदा हो गया है, क्योंकि ये जो सेकुलर इजरायलीज हैं ये बच्चे कम पैदा करते हैं, इनका पॉपुलेशन में परसेंटेज कम होता जा रहा है। जो रिलीजियस इजरायलीज हैं वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, तो उनका पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो धीरे धीरे उसके पॉलिटिकल रिपरकशन ये हो रहे हैं कि जो नॉन सेकुलर अल्ट्रा राइट विंग यहूदी हैं उनके सपोर्टिंग जो पार्टीज हैं उनके सीट्स जो है पार्लियामेंट में बढ़ते जा रहा है। और यही कारण है कि नेतन्याहू को भी डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। अल्ट्रा राइट जो दो पार्टी है, जिसमें इतमार बिन गिविर की एक पार्टी है उस पर उनको, और स्मोट्रिच की पार्टी है बिल जलील स्मोट्रिच की पार्टी है, उन दोनों पे उनको डिपेंडेंट होना पड़ा। तो ये कश्मकश तो चली रही थी।
अब जाहिर है कि आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आप इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी वहां पे एक हो रही थी कोशिश, उनकी ये नेतन्याहू की ये कोशिश थी कि वहां के सुप्रीम कोर्ट पे, वहां के सिनबेत पे, यानी ये जो हम कह रहे हैं, और वहां के आर्मी पे, सब पे ये अल्ट्रा राइट विंग इसराइलीज का कब्जा हो जाए, ताकि उनको वो अपना, उनकी पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी जो है वो रिलेवेंट रहे। और इसीलिए इन्होंने कोशिश की है कि जुडिशियल रिफॉर्म के नाम पे उसको लेके तमाम प्रोटेस्ट होते रहे हैं, और अब शिनबेत पे कब्जे करने की कोशिश की है, उस क्योंकि इनको पता चल गया था कि शिनबेत इनकी जांच कर रहा है, और ये जो रिपोर्ट जो अब बाहर आई है, बाहर आने वाली थी, ये इनको पता चल गया था लीक से, तो वो उसको प्रियम्प्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि शिनबेत चीफ को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी उसको फायर कर दिया। इसके अलावा शिनबेत चीफ ने एक और रिपोर्ट प्रेजेंट की है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू पे जो ये मुकदमा चल रहा है करप्शन का, और उसके लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, तो नेतन्याहू ने इनको प्रेशराइज किया कि तुम सुप्रीम कोर्ट को ये कह दो कि नेतन्याहू का फिजिकली वहां पे प्रेजेंट रहना खतरे से खाली नहीं है, और तुम ये असेसमेंट, सिक्योरिटी असेसमेंट दे दोगे क्योंकि तुम सिनबेत के चीफ हो, तो कोर्ट उसको मान जाएगी। सिनबेत ने उससे मना कर दिया, बोला ऐसा कोई खतरा तुम्हारे ऊपर नहीं है, बदमाशी मत करो, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। तो इन दो रिपोर्ट्स के कारण नेतन्याहू ने इनको डिसमिस किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिसल को रोक दिया है, और अब आइंदा जो 8 तारीख यानी कल, अब इस पर फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस डिसमिसल को जस्टिफाइबल मानता है, और नेतन्याहू ने अब जिसको बनाया है सिनबेत चीफ उसको मानता है वैलिड, या सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये इलीगल है, और ये जो रोनन बार है ये दोबारा से सिनबेत के चीफ पे इनको रीइंस्टेट किया जाए। तो ये जो इजरायली सोसाइटी की आपसी जो कश्मकश है, उनकी जो इंटरनल लड़ाई है, वो अब फोर पे आ रही है, और इसी को लेके कई सारे इजरायली रिटायर्ड जनरल, कई सारे उनके जो अटॉर्नी जनरल और ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल सिविल वॉर के प्रेसिपिस पे खड़ा है, यानी वो उस जगह पे पहुंचा हुआ है जहां ये जो दो ग्रुप है, हालांकि मैं बार बार ये कहता हूं कि इससे इसका मतलब नहीं है कि इसमें कोई ग्रुप अच्छा है कोई खराब है, ये दोनों ग्रुप जो हैं वो ऑक्यूपेशन में बिलीव करते हैं, वो यानी टॉर्चर में बिलीव करते हैं, वो जेनोसाइड में बिलीव करते हैं, लेकिन इनके आपसी जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो अब बॉइल पे आ रहे हैं, इस बात की तरफ इशारा जो है वो तमाम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हुई जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो आरोप नेतन्याहू पे लग रहे हैं, शिनबेत की बातें हुई। अब बात करते हैं गजा में क्या हो रहा है इस वक्त। हर रोज एयर स्ट्राइक हो रही है, एड वर्कर्स हैं, उनकी मौत हुई स्ट्राइक्स में, हमले हो रहे हैं। शाही साहब, अब इन हमलों के जरिए इजराइल अचीव क्या करना चाहता है? मतलब ये कहां जाकर के रुकेगा? क्योंकि जैसा आपने कहा कि इजराइल के अंदर ही बहुत सारे मत ये हैं कि बंद हो जाना चाहिए, और लोग नाराज भी हैं क्योंकि अभी भी कैप्टिव्स हैं जो हमास के पास हैं इजरायली। तो जो ये हमले कर रहा है, छोटे बच्चों की मौत हो रही है, और फिर वो नॉर्थ गजा खाली कर दो तो साउथ गजा जाओ, तो फिर यहाँ हम आके करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अचीव क्या करना चाहता है इजराइल? देखिए, अजीब तो वही करना चाहता है जो उसकी शुरू से प्लान है, जेनोसाइड। मतलब अब हमारे जैसे रिपोर्टर कम से कम 20 साल पहले से ये बात कह रहे हैं। हालांकि उस जमाने में लिबरल मीडिया जो है वो बड़ा स्टेप करके चलती थी, बड़ी अपनी जिसको कहते हैं बातों को चबा के बोलती थी, और कहती थी कि नहीं नहीं, हमें सबको एक ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्टर ग्राउंड पे हैं, जिन्होंने इसको शुरू से कवर किया है, उनको जरा भी इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि यहाँ पे शुरू से ये जेनोसाइडल इंटेंट जो है वो इस देश का रहा है। अभी जैसे आप ये एग्जांपल देख लीजिए, रेड क्रॉस वाला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर, जिसको कि इतनी भर्त्सना की जाती है पूरी दुनिया में और सही की जाती है, उन्होंने भी कभी यानी रेड क्रिसेंट जो थे, या ये जो रेड क्रॉस थे, उन पे डायरेक्ट हमला इस तरह से पॉइंट ब्लैंक जाके उसको नहीं मारा। अभी भी ऐसा हुआ, ये 15 मेडिक जो हैं जिनका इन्होंने अभी कत्ल किया है कुछ दिनों पहले, और कत्ल करके उनको गाड़ दिया, और वो उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, जैसे इजराइल हर बार झूठ बोलता है। और वेस्टर्न मीडिया जब उस झूठ को एक्चुअली फैलाती है, जब तक कि वो वीडियो ऐसा ना आ जाए जिससे कि वो झूठ को एनी मोर, यानी फर्दर वो फैला नहीं पा रहे हैं। अभी आप देखिए, बीबीसी ने जब जब मेडिक्स ने ये बात कही, जो मेडिक बच गए थे, उन्होंने जब ये बात कही कि ये जेनोसाइड था, इन्होंने जानबूझ के मारा है डॉक्टर्स को, तो बीबीसी ने उसको चलाने से मना कर दिया। अब जब वीडियो आई है तो देखिए क्या हेडलाइन है, इजराइल चेंजेस अकाउंट ऑफ गाजा मेडिक किलिंग आफ्टर वीडियो शोड डेड।
इसराइल झूठ बोल रहा है, सबको पता है, दुनिया को पता है, लेकिन किस तरह से वेस्टर्न मीडिया उसको सपोर्ट करती है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो वही एक चीज जो हम बार बार कह रहे हैं कि इस जेनोसाइड को लेके जो कॉम्प्लिसिटी वेस्टर्न प्रेस, वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल क्लास ने दिखाई है, उससे ये हो रहा है कि ये जो निजाम है इंटरनेशनल, जो इन्होंने एक ऑर्डर बनाया था, वो इनके सामने कोलैप्स हो रहा है। अभी हंगरी का दौरा कर रहे हैं नेतन्याहू। हंगरी बाय लॉ उसको गिरफ्तार करना था नेतन्याहू को, उसको पता है कि लॉ को वो साइड स्टेप नहीं करता है, तो वो आईसीसी से उसने विड्रॉ कर दिया। तो जो बात हम पहले से कह रहे हैं कि इसमें दो चीज होगा, या तो आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा या लॉ इटसेल्फ कोलैप्स हो जाएगा। दोनों केस में जो ये वेस्टर्न डोमिनेशन है, इस जो एक वेस्टर्न बेस्ड रूल एंड ऑर्डर है, उसका एक डिमाइज हमारे सामने हो रहा है। जहां तक गजा की बात है, आइडिया ये है कि वहां हमास को मिलिटरली फिनिश कर दिया जाए। जाहिर है कि वो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है, मैसेकर पे मैसेकर हो रहा है। लेकिन जो अरब कंट्री है, जो सुन्नी अरब कंट्री हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो जॉर्डन हो, उसकी भी कोशिश यही है कि इसी तरह इसमें फंसा के हमास का एक डिफीट जो है देखा जाए। यानी ये जो एक जो आइडिया सुन्नी अरब कंट्रीज का ये है कि वो सुरक्षित हो जाएंगे अगर हमास नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी इसी तरह की दमनकारी नीति अपने अपने देशों में कर रहे हैं। वो उनका एक एजेंडा और गोल, और इजरायली और एजेंडा और गोल इसमें मैच कर रहा है, और इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस हम जो जेनोसाइड है उसको देख रहे हैं। इसको लेके रिएक्शंस जो है वो टिपिकल हैं, दुनिया भर में जाहिर है इसका विरोध हो रहा है, पब्लिक लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत जगह पे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो यहूदी लॉबी है उसको उसके अपने असरा वो रसूख है उन कैपिटल सिटीज में, जिसके कारण वो वहाँ के कंट्रोल करता है उनके ओपिनियंस को, उनके पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को। लेकिन जो एक वाइड स्प्रेड इसको लेके एंगर पूरी दुनिया में है, वो परसिस्ट कर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि ये एक जो वेस्टर्न बेस्ड जो रूल बेस्ड ऑर्डर जो वेस्ट सेंट्रिक था, वो हम इसके साथ कोलैप्स होता हुआ देख रहे हैं। शाही साहब, अभी करंट स्थिति क्या है गाजा में? ये तो हमने बात की कि इजराइल अचीव क्या करना चाहता है। इजराइल करंट स्थिति गाजा में क्या है? आ, हमें पता है कि हर रोज एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत हो रही है। स्थिति बताएं जरा एक बार हमारे दर्शकों को। ऑन एन एवरेज 100 फिलिस्तीनी जो है वो हर दिन मारे जा रहे हैं, और मोस्टली एयर स्ट्राइक्स है, ग्राउंड या आर्टिलरी की शेलिंग है। ग्राउंड इनकर्जन ना के बराबर है, क्योंकि उनको फिर वो डर है कि अगेन जब वो ग्राउंड में घुसेंगे तो फिर उन पे हमला होगा, यानी उनके टैंक्स और उनके बुलडोजर उस पर हमला होगा। आइडिया इनका ये है कि इसी तरह से हमले करके, ये मार के, ये इनको प्रेशराइज करें कि वो एक्सचेंज डील के लिए रेडी हो जाएं बिना वॉर को खत्म किए। और जो तमाम उन्होंने शर्तें रखी हैं कि डीमिलिटराइज हो जाए हमास, और हमास के सारे लीडर यहाँ से निकल जाएं, और इस तरह की चीजें, उसको अचीव करने की वो वहां से कोशिश जो है वो गजा में कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड फोरे अभी लिमिटेड है। वो उन जगहों पे ही है जहां पे इजरायली आर्मी जो है विड्रॉ करके खड़ी थी। अंदर वो फोरे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको पता है कि द मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास की एग्जिस्ट करती है, और जैसे ही वो फिर उन इलाकों में एंटर करेंगे तो उनके सैनिक जो है मारे जाएंगे। तो इसलिए मोस्टली हमला जो है हवाई हमला हो रहा है, सिविलियंस ऑलमोस्ट इंटायरली ही सिविलियन, क्योंकि इसराइल की अपनी रिपोर्ट थी कि पहले दिन के 3 दिनों में जो उन्होंने 400 लोग मारे थे, उसमें इसराइल का अपना क्लेम था कि टोटल हमास के फाइटर जो थे वो 9 मरे थे। 400 में 9 ये इजरायली क्लेम है। आप जान सकते हैं कि 9 से फिर कम होगा, इसके नीचे ही ये नंबर होंगे, इसके आसपास नहीं हो सकते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो कॉम्प्लिसिटी है लोगों की इस जेनोसाइड में, वो वहां पे उनको वो हमें साफ नजर आ रही है। हालांकि मुज़ाकरात भी पीछे चल रहे हैं, वो तमाम यानी एक सीज फायर अचीव करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो बैड फेथ में अचीव करने की कोशिश हो रही है कि उसको अचीव करने वाले जो कंट्री हैं, चाहे वो इजिप्ट है, चाहे वो जॉर्डन है, उनको भी वो ये चाहते हैं कि हमास का यहाँ पे डिफीट हो जाए। तो ये बेसिकली एक जो सुन्नी देशों की जो एक साजिश है कि किसी तरह ये हमास को खत्म किया जाए, वो जो उनका एक कह सकते हैं कि उनका आइडिया है, वो इजरायली आइडिया से चूंकि मैच कर रहा है, तो किसी किस्म का कोई प्रेशर जो है इसराइल के ऊपर में नहीं है कि वो इस तरह से कोई यानी वो डील जो है उसको करे।
आइडिया उनका यही था, शुरू से ही वो डील को नहीं मान रहे थे, वो तो बस अपने छुड़ाना चाह रहे थे अपने जो उनके एब्डक्टीज हैं। लेकिन अब चूंकि एब्डक्टीज की संख्या कम बची हुई है, तो उनको लगता है कि वो ये गोल अचीव कर सकते हैं। तो उसी तरफ, उसी सिमत जो है, ये सारे निगोशिएशन जो है वो हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि इसमें बैड फेथ एक्टर सिर्फ इसराइल नहीं है, इसमें बैड फेथ एक्टर इजिप्ट और जॉर्डन भी है, जिनके अपने मफादात जो है वो इसमें सर्व हो रहे हैं। अब इजिप्ट ने पैसे नहीं दिए तो उसकी इमेज बिल्डिंग कैसे होगी इसराइल में, और कतर करवा रहा था। आखिरी सवाल शाही साहब, ट्रम्प साहब का स्टैंड क्या है? अभी ट्रम्प साहब तो अभी टैरिफ और दुनियादारी मार्केट में जो खूना खराबा चल रहा है वो तो सब ठीक है, लेकिन उन्होंने गजा को लेकर के भी एक पीस प्लान तैयार किया, फिर गजा को कहा कि हमें बेच दो, हम खरीद लेंगे। अभी उनका कितना इंटरवेंशन, और वो क्या ये सब होने देना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, वो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन राइट डेस्पिकेबल नेचर का है, उसकी पॉलिटिक्स बहुत ही डेस्पिकेबल नेचर की रही है। हालाँकि अमेरिका में कोई भी तबका जो है वो इससे कोई जुदा नहीं है, वो डेमोक्रेट भी वैसे ही हैं, रिपब्लिकन भी वैसे ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है वो एक 12-14 साल के बच्चे जैसी है। उनके जो हरकतें हैं, उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो उसी आईक्यू लेवल से ड्राइव होता है। तो वो जो क्रैश एंड बर्न का जो एक सिस्टम है, जो क्रैश एंड बर्न हम मार्केट में देख रहे हैं, जो क्रैश एंड बर्न हम टैरिफ के मामले में देख रहे हैं, वही क्रैश एंड बर्न जो है हम गजा के मामले में देख रहे हैं। क्योंकि इनको भी ये लगता है कि अगर जेनोसाइड यहाँ पे हो जाएगा तो ये चीज जो है ये यानी वो पीस लाना चाहते हैं जेनोसाइड के थ्रू। और ये मेरे ख्याल से सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट हों चाहे इजरायली हों, ये भूल जाते हैं कि ये कोशिश उनकी 70 साल की कोशिश है और वो सफल नहीं होती है। आप जेनोसाइड के थ्रू कभी भी पीस जो है वो नहीं ला सकते। पीस जो है वो तभी हो सकता है जब आप फेयर फेयर हों और आप इंडिपेंडेंट स्टेट जो है पैलेस्टीनियन को देंगे। नहीं तो आप कितने भी सिविलियंस मार लें, हमास जिंदा रहेगा। वो आइडिया है, उसके लीडर के मर जाने से वो आइडिया नहीं मरता। ये सब जानते हैं। बट अगेन एज आई सेड, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का मेंटल फैकल्टी इतना डेवलप नहीं है कि वो इस तरह की कोई चीज जो है वो समझेंगे। साथ ही साथ जो अमेरिकन राइट है वो उसके अपने ख्यालात है, जो हम बार बार कहते हैं कि ये मेसियानिक सोच है। इसके तहत वो चाहते हैं कि जेनोसाइड हो ताकि जीसस क्राइस्ट आए। तो वो चूंकि वोटर हैं ट्रंप के, तो जाहिर है कि उनके जो आइडियाज हैं उसको सपोर्ट करने की वहां पे एक ललक जो है वो अमेरिकन पॉलिटिकल क्लास में नजर आती है। और उसी आइडिया को मानने वाले लोग चूंकि ट्रंप के अराउंड ज्यादा हैं। हालांकि जेडी वांस जैसे भी कुछ लोग हैं, या अभी जो एक निगोशिएटर थे जिन्होंने कह दिया, यहूदी निगोशिएटर थे जिन्होंने कह दिया कि हमास के लोग जो है अच्छे हैं, तो उनको हटा दिया गया वहां पे, क्योंकि वो सामने से मिल रहे थे और उनके साथ एक्चुअली तबादले ख्याल हो रहा था। तो उनको समझ में आ गया कि मिस्टेक यहाँ किसकी है, तो उनको हटा दिया गया। लेकिन जो मैसियानिक नेचर के लोग हैं, यानी जो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीटर हेक्सेट और या मार्को रूबियो जो हैं, इस तरह के लोग हैं, ये मैसियानिक हैं। मैसियानिक कहने का मतलब कि ये चाहते हैं कि जेनोसाइड दुनिया का हो और जीसस क्राइस्ट आए ताकि दुनिया का खात्मा हो। तो वो उनके जो पॉलिसीज हैं वो इसी आइडिया को टो करते हैं। तो इसीलिए वो चाहे न्यूक्लियर वॉर हो, चाहे इस तरह की कोई भी चीज हो, उससे उनको कोई गुरेज नहीं है। ये वही लोग हैं जो यानी सीज फायर नहीं होना देना चाहते हैं रसिया के साथ और सबोटाज करने की उसकी कोशिश करते हैं। और वांस जैसे, गबार्ड जैसे बस एक दो लोग हैं इनके आसपास में जो एंटी वॉर लॉबी से आते हैं। तो जाहिर है कि जहां पे 18-20 ऑफिसर का एक कैकोफेनी होगा, तो उसके दरमियान में अगर दो ऑफिसर ये बात कहता है कि लड़ाई से हमें कोई फायदा नहीं है, तो उनकी बात जो है वो दब जाती है। तो वही हम यहाँ अमेरिका में होते हुए देख रहे हैं। जो वो सिग्नल पे चैट लीक हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि सिर्फ गबार्ड और जेडी वांसी थे जो इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि गबार्ड भी लास्ट में सपोर्ट में आ गई, क्योंकि वो जाहिर है कि वो ग्रुप थिंक जो है उसमें नजर आता है। उसके अलावा जो 16 ऑफिसर थे वो आपको उसी मेसियानिक नेचर के नजर आते हैं। दे टू द लाइन सेट बाय पीपल लाइक मार्को रूबियो। तो शाही साहब ने बताया, समझाया कतर गेट से लेकर के गाजा की स्थिति और नेतन्याहू का मसला और ट्रम्प जी की जो बचकानी बातें और हरकतें उन सब के बारे में। तो द रेड माइक दुनिया में इतना ही। इसको शेयर करें लोगों से, जरा अपने घर में दिखाएं,
और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक पर्सपेक्टिव ये भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ते या टीवी पे देखते हैं वो सब कुछ नहीं है जो हो रहा है। तो आप उनसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छे इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने, वही हमारी कोशिश है। द रेड माइक पे बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें देखने के लिए और हमें बहुत प्यार करने के लिए।